वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार से दी गई है। डिड यू नो चैनल के किसी भी वीडियो का मकसद किसी जाति, धर्म, मजहब और आदमी या औरत की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो में इस्तेमाल की गई तस्वीरें इंटरनेट से लेकर केवल उदाहरण के तौर पर दिखाई गई है। यदि मुगल भारत न आते तो हिंदू एवं जैन मंदिर नहीं टूटते, मूर्तियों को खंडित नहीं किया जाता, जबरन हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाया जाता, इतनी ज्यादा मस्जिदें नहीं होती। दूसरी ओर देखें तो ताजमहल नहीं होता, लाल किला नहीं होता, बिस्मिल्लाह खान की शाहनाई नहीं होती, अब्दुल कलाम नहीं मिलते। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। तैमूरी राजवंश के राजकुमार बाबर ने जिस मुगल सल्तनत की नींव हिंदुस्तान में रखी, उसने यहाँ पर कई चीजें बदली। मुगलों ने भारत पर 300 सालों तक राज किया था। उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया भी है और कुछ बाद में उनके नाम से जोड़ दिया गया। मुगलों ने भारत को सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से समृद्ध बनाने का काम किया है। अगर बाबर पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को नहीं हरा पाता तो क्या भारत में किसी हिंदू सम्राट का राज होता? अगर मुगल भारत नहीं आते तो हिंदुस्तान कैसा होता? ये सब विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डिड यू नो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मुगलों के भारत आने की कहानी बाबर के साथ शुरू हुई थी। इसके अलावा इब्राहिम लोदी से रिश्ता खराब होने की वजह से दौलत खान और राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण भी दिया था। बाबर एक जबरदस्त मिलिट्री जनरल था। बाबर का व्यक्तित्व सांस्कृतिक, साहसिक उतार चढ़ाव और सैन्य प्रतिभा जैसी खूबियों से भरा हुआ था। वो चंगेज खान और तैमूर जैसे विजेताओं का वंशज था। अपने पिता की मृत्यु के बाद 14 साल की उम्र से ही उसने एक दूसरे शहर पर कब्जा कर लिया था। लड़ते और जीतते हुए अब वह भारत की ओर आगे बढ़ रहा था। अब उसका मकसद भारत पर कब्जा करना था। सन 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली से मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, और वो भी नादिर शाह, अब्दाली और तैमूर की तरह भारत को लूटने और जीतने के इरादे से ही आया था। लेकिन भारत की संस्कृति, खुशहाली और समृद्धि को देखकर उसने भारत में ही रहने का मन बना लिया। 1526 में बाबर से शुरू होकर हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां और 1707 में औरंगजेब तक मुगल पूरे भारत पर अपना अधिकार कर चुके थे। मुगल साम्राज्य में हिंदुस्तान, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। मुगल साम्राज्य की शुरुआत में भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इन सभी रियासतों में आपस में संघर्ष हो रहे थे और इसका फायदा उठाकर भारत पर समय समय पर विदेशी आक्रमणकारी हमले करते रहते थे। इसी समय का लाभ उठाकर मुगलों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उस समय पूरे भारत को अगर एक किया हो तो वो मुगल ही थे। अब बाहरी आक्रमणकारियों से भारत पहले से अधिक सुरक्षित हो चुका था, लेकिन पूरे भारत को एक करने का लक्ष्य आसान नहीं था। दक्षिण में मराठा, उत्तर में सिख और राजपूतों ने मुगलों का डर कर मुकाबला किया और मुगलों ने अपने दुश्मनों को कुचलने का काम जारी रखा और उन्होंने डर और भय से शासन चलाने की परंपरा शुरू की। ऐसे ही चलते कई राजपूतों ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया और मुगलों से जुड़ गए। बहुत से मुगलों ने भारतीय राजाओं के साथ संधियां करके उनके परिवारों की लड़कियों के साथ शादी भी की। मुगल भारत में एक आक्रमणकारियों की तरह ही आए थे, लेकिन वो भारत में एक भारतीय बनकर ही रहे। उन्होंने अपनी पहचान को भारत की परंपराओं और संस्कृति के साथ इस तरह से मिला लिया कि जिसे कभी अलग नहीं कर सकते। अकबर और उसके बाद के सभी मुगल शासक का जन्म भारत में ही हुआ था, और यही नहीं, बहुत से मुगलों की माताएं राजपूत स्त्रियां भी थी। इसी तरह हम यह मान सकते हैं कि अगर मुगल भारत नहीं आते तो शायद भारत आज कई देशों में बटा होता। मुगलों ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। मुगल शासकों के साथ कुछ कड़वी यादें भी जुड़ी हुई है, जैसे कि औरंगजेब के समय में धर्म परिवर्तन की कहानियां और हिंदू और सिखों पर अत्याचार ने मुगल शासकों के प्रति नफरत को बढ़ाया। वही अकबर जैसे मुगल शासकों ने रामायण और महाभारत को दूसरी भाषाओं में अनुवाद करके बढ़ावा दिया। अकबर ने सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया जिसे दीन-ए-इलाही कहा जाता था। अकबर ने सभी धर्मों को एक करके नफरत को कम करने की कोशिश की थी। इस तरह कुछ मुगल शासकों ने सभी धर्मों का सम्मान किया तो औरंगजेब जैसे कुछ कट्टर शासकों ने इस्लाम की एक दूसरी छवि पेश की। औरंगजेब के किए गए कामों को आधार बनाकर आज भी हिंदू और मुसलमान धर्म के सामान्य लोगों में नफरत का जहर खोल जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर मुगल भारत नहीं आते तो शायद आज भी भारत में हिंदू
और मुसलमान मिलजुल कर रह रहे होते। मुगल साम्राज्य में भारत की समृद्धि के लिए मुगलों ने बहुत कुछ किया था। एक समय में भारत को सबसे अमीर देश बना दिया था। भारत इतने सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहने के बावजूद दुनिया में अच्छी इकोनॉमी बन चुका था। और यह तो आप सभी को पता ही होगा कि एक समय ऐसा भी था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में व्यापार को बढ़ाने में मुगलों का अहम योगदान रहा है। मुगलों ने भारत में सड़कें बनवाई, नदियों और समुद्र में जहाज चलवाए और साथ में बड़े बंदरगाह बनवाए। इससे भारत में बने हुए सामान जैसे कॉटन का कपड़ा, नमक, मसाले और सिल्क जैसी चीजें का भारत के बाहर एक्सपोर्ट हो सके। और इससे भारत में रहे हिंदू धर्म के लोगों को काफी फायदा भी हुआ, क्योंकि व्यापार का बहुत ज्यादा हिस्सा हिंदू व्यापारियों के हाथ में था। बादशाह अकबर ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में बहुत छूट दी और इसी छूट का गलत फायदा अंग्रेजों ने उठाया और इसे मुगलों और भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया। 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच मुगल सबसे ताकतवर और दुनिया के सबसे अमीर शासक थे। उस समय मुगल सल्तनत ने पूरे भारत को इकट्ठा किया और लोगों को कृषि, पानी, यहाँ तक कि धर्म के नाम पर भी कर देना पड़ता था। उसी वजह से मुगल सबसे अमीर शासक बन गए थे। हालांकि बादशाह अकबर ने धर्म के नाम पर लिए जाने वाले टैक्स को खत्म कर दिया, लेकिन अगर मुगल भारत नहीं आते तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश जो बड़ी तेजी से विकास कर रहा था वो शायद नहीं बना होता। मुगलों ने भारत में बहुत निवेश किया है। मुगलों ने कला और शिल्प में भी अपना योगदान दिया था, चाहे वो शानदार पेंटिंग की बात हो या फिर बुनाई और दूसरे मेटल वर्कर्स हो। मुगलों ने भारत में स्मारकों में काफी पैसा लगाया। अगर मुगल नहीं आए होते तो शायद ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर भारत की जीडीपी में 121 बिलियन यूएस डॉलर तक नहीं पहुंच पाता। हर साल लाखों लोग भारत में मीनारों और स्मारकों को देखने के लिए आते हैं, जिससे भारत को काफी लाभ भी होता है। और देखिए, इसे प्यार की निशानी ताजमहल के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, जिसकी दुनिया भर में चर्चा होती है, जिसे 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। भारत में सालाना ताजमहल की टिकट औसतन 21 करोड़ तक की बिकी जाती है। भारत सरकार को कुतुब मीनार से तकरीबन 10 करोड़ की कमाई होती है और साथ ही लाल किले और हुमायूं के मकबरे से भी 6 करोड़ तक की कमाई होती है। हम यह मान सकते हैं कि अगर मुगल भारत नहीं आते तो शायद लाल किला, आगरा का किला और प्रसिद्ध ताजमहल नहीं होता। मुगलों के आने से भारत को कई नए हथियारों से अवगत करवाया। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया। इसी तरह हमें नए हथियार और रणनीतियों का पता चला। मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा हथियार बनाए जाते थे और दुनिया भर में हथियारों को भारत से एक्सपोर्ट किया जाता था। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भारत को लूटने का काम किया। भारत में कई लोगों को ऐसा लगता है कि मुगलों ने भारत को लूटा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में असली लूट तो अंग्रेजों ने मचाई थी। अंग्रेज भारत से बहुत कुछ लूटकर ले गए थे, जिनमें कोहिनूर हीरे भी शामिल है। कई लोगों का मानना है कि मुगलों की हिंदुस्तान में कोई खास विरासत नहीं है, तो ये उनकी गलतफहमी है। अगर गौर करें तो देखेंगे हिंदुस्तान में अंग्रेजों की बनवाई हुई इमारतें लाल रंग की होती है, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि इसके पीछे की वजह ज्यादातर मुगल इमारतों का लाल पत्थर का बना होना है। अंग्रेजों ने जितनी इमारतें बनवाई उसमें कई ऐसे पल्लू शामिल किए जिनमें मुगल आर्किटेक्चर की झलक मिलती है। कुल मिलाकर देखें तो हिंदुस्तान में बंदूकों और तोप का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर ने किया। बारूद के आने से युद्ध करने का तरीका बदला। मुगलों ने शेर व शायरी को काफी बढ़ावा दिया। बाबर तुर्की में कविताएं लिखता था और अकबर ने ब्रज भाषा में छंद लिखे। मुगल सल्तनत में संगीत संस्कृति को काफी बढ़ावा मिला। तबले और सितार की खोज हुई। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मुगलों के आने से हिंदुस्तान में कितने बदलाव हुए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।